क्या होता है जब केमिस्ट्री का पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन प्रश्न। काफ़ी छात्र तो हमसे ये कह रहे थे कि सर इस पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा और वीडियो को हम ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के द्वारा हम अपनी पढ़ाई को करेंगे ताकि हमें बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। तो दोस्तों, आप लोग की बेहद फरमाइश पर आज आप लोग के समक्ष एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो रसायन विज्ञान के बच्चों को या जो विज्ञान वाले बच्चों को ज़्यादा कठिन लगता है। और यह टॉपिक कार्बनिक रसायन का है। मेन हेडिंग है क्या होता है जब, और इस प्रकार के 2 प्रश्न आते हैं बच्चों को करने के लिए और ये 5 नंबर का होता है। पहला आता है क्या होता है जब और दूसरा आता है कैसे प्राप्त करोगे। इसको देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, काफ़ी लोग के तो पसीने छूट जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मेरी क्वालिटी तो उतनी ठीक नहीं है, वीडियो आपको ऐसा दिखाऊंगा कि अगर आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ दोस्त, पढ़ा तो था लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा था। लेकिन एक बात ध्यान देना, राइटिंग पर और हमारे ऊपर ध्यान मत देना, क्योंकि हमारी क्वालिटी और राइटिंग क्वालिटी से आपको तुलना नहीं करना है। तुलना करना है आपको नॉलेज से, ज्ञान से। बात को ना करते हुए, समय खराब न करते हुए हम सीधे आते हैं आपके मुद्दे की बात करेंगे जिससे आपका भला हो, आपके साथियों का भला हो। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात कम ठीक लगती है, जब आपके लिए हम इतना परेशान होते हैं तो आपको कम से कम यह वीडियो दूसरों के पास शेयर करना चाहिए ताकि वे लोग भी और आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो आपकी कोई मदद करता है तब। चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं क्या होता है जब। तो आप कहोगे पहला प्रश्न जो है उसे देखिए। प्रश्न में है कि फॉर्मेल्डिहाइड 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 की क्रिया अमोनिया से होती है। अमोनिया से होती है। तो हमने प्रश्न को बोल दिया है, लिख दिया है। अगर मान लीजिए आपने हमारी राइटिंग को ना पढ़ पाया या हमारी राइटिंग आपके समझ में ना आ रही हो, इसीलिए हमने प्रश्न को बोल दिया है। एक बार स्पष्ट रूप से फिर बोल देंगे ताकि आप लोग को समझ में प्रश्न आ जाए। उसके बाद इसका हम आंसर आप लोग को बताएं। तो देखिए, प्रश्न है क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है अथवा अमोनिया से होती है। आइए मेरे दोस्त, इसका हम उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO के 6 अणु। अब आपने कहा कि सर आपको याद रहा, आपने 6 अणु ले लिया। तो मेरे दोस्त, कार्बन का प्रतीक कोई पूछे क्या होगा तो आप बोलोगे C होगा। लेकिन कोई पूछे क्यों होगा तो इसके लिए आपको लास्ट में एक ही उत्तर मिलेगा कि इसको भाई याद कर ले, बिना याद किए कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इन समीकरणों को याद ही करना पड़ेगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमें सब कुछ आता है, न्यूमेरिकल आता है। प्रश्न मतलब पहले प्रश्न पत्र में जितने भी टॉपिक हैं वो हमको बढ़िया समझ में आते हैं, लेकिन भाग 2 में केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो हमारे समझ में नहीं आती है। मेरे दोस्त, ऑर्गेनिक कठिन क्यों लगती है? क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक एक ऐसा विषय है जो रटने का है। मेरे दोस्त, रटने का नहीं है, आप लोग की सोच गलत है। ये समझने का है, याद करने का है और बार बार अभ्यास करने का है। जितनी बार आप इसे लिखोगे, जितनी बार आप अभ्यास करोगे, उतनी ही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत होगी। अब आप ये सोचिए कि हम पढ़ने के बाद इसको रख देंगे, बाद में याद करेंगे, 2 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद याद करेंगे तो आप भूल जाओगे। तो बात न करते हुए मुद्दे पर आते हैं। तो प्रश्न है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से होती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है HCHO और ये 6 बार लिया गया है। इसको तो आपको याद ही करना होगा। फिर अमोनिया के 4 अणु को हमने लिया। देखिए, प्रश्न है फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया होती है तो क्या होगा? तब बनेगा आपका, तब ये बनेगा आपका CH2 6 बार और N4, मतलब इसे हम कहेंगे यूरोट्रॉपिन। क्या कहेंगे? यूरोट्रॉपिन कहेंगे। जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करेगी तो बनेगा आपका CH2 6 बार और N4, मतलब ये जो बना है कार्बनिक यौगिक, इसका नाम है यूरोट्रॉपिन। और यह एक दवा है जिसका प्रयोग गठिया रोग में किया जाता है। यूरोट्रॉपिन एक
औषधि या दवा है जिसका उपयोग गठिया रोग में करते हैं। साथ ही यहाँ पे 6H2O भी बनेगी, मतलब पानी के 6 अणु भी बनेगा। तो आप कहोगे जब हम फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो यूरोट्रोपिन बनता है और पानी बनता है और पानी बनकर बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा पहले समीकरण को। मेरे दोस्त 5 मिनट हो गया, समय आपके लिए दिक्कत होगी। आइए हम देखते हैं दूसरा क्या होता है जब में। तो दूसरा प्रश्न है आपका कि क्या होता है जब एसीटोन को किसको एसीटोन को क्या होता है जब एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। लिख लेना पूरा, ये हो गया। तो क्या होता है जब एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3CH3CO, ये हो गया एसीटोन। और उसके बाद अब लिखोगे यहाँ पर सांद्र H2SO4, अब ये बनाएगा मेसिटिलीन। कहोगे ये क्या है, नई चीज आ गई। तो मेसिटिलीन का जो सूत्र है वो इस प्रकार बनेगा, बेंजीन के ऊपर CH2 और यहाँ पर भी CH2 और प्लस में क्या बनेगा 6H2O, ये बनेगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, 3H2O बनेगा। क्या बनेगा, 3H2O बनेगा या HOH बनेगा। तो फिर से परिभाषा आप इसकी सुन लीजिए कि क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, तो बनेगा आपका मेसिटिलीन। ये जो बना हुआ है इसका नाम है मेसिटिलीन बना हुआ है और पानी का छेड़ बाहर चला गया। तो हमने इस चीज को अच्छी तरह से समझ लिया। मेरे दोस्त, समय भले ही अधिक लगे लेकिन जो पढ़िए आप सही पढ़िए, कारगर पढ़िए। अगला प्रश्न है आपका, क्या होता है जब गन्ने के रस को या शुगर को सांद्र H2SO4 के साथ उबालते हैं। तो मेरे दोस्त प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिएगा। क्या होता है जब गन्ने के रस को सांद्र H2SO4 के साथ उबालते हैं? तो गन्ने के रस का सूत्र होगा C12H22O11। अब इससे हम क्रिया कराएंगे किससे, सांद्र H2SO4 से। जब इससे हम क्रिया करा देंगे तो ये क्या करेगा, ये बना लेगा आपका कार्बन 12 अलग कर देगा इसे। ये देखिए 12 कार्बन को अलग कर दिया क्योंकि यहाँ 12 कार्बन थे, और प्लस बना लेगा 11 बना लेगा आपका H2O, सॉरी दोस्तों 11 H2O बना लेगा। पुनः ध्यान दीजिएगा, जब हम गन्ने के रस को या चीनी को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उबालते हैं तो ये बनाता क्या है, ये बनाता है आपका कार्बन को अलग कर देगा 12 अणु कार्बन के और बना लेगा आपका H2O यानी जल को बना लेगा। तो हमने देखा इस प्रश्न को। आइए हम देखते हैं इसके द्वारा अगले प्रश्न को। क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड फेहलिंग विलयन से क्रिया करता है? चौथा प्रश्न है फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया फेहलिंग विलयन से होती है। फेहलिंग विलयन से होती है। तो कहोगे फेहलिंग विलयन होता क्या है, फॉर्मल्डिहाइड क्या है? तो फॉर्मल्डिहाइड है HCHO और फेहलिंग विलयन है 2CuO। पुनः ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड है HCHO और फेहलिंग विलयन है आपका 2CuO। तो होगा क्या, यहाँ से एक O
निकल करके इसमें आ जाएगा। जब निकलेगा तो ये बना लेगा फार्मिक अम्ल। क्या बनाएगा? फार्मिक अम्ल को बना लेगा। साथ ही साथ यहाँ पे Cu2O बन के बाहर चला जाएगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्या कहोगे? क्यूप्रिक ऑक्साइड बनकर बाहर चला जाता है। तो मेरे दोस्त, हमने 4 समीकरण देखा। अब हम देखेंगे इसके आगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोफार्म एसीटोन से क्रिया करता है। आइए हम देखते हैं क्या बनता है जब क्लोरोफार्म एसीटोन से क्रिया करता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे CH3CO। ये है एसीटोन का सूत्र और क्लोरोफार्म है Cl H। ये है। अब ये क्षारीय माध्यम में क्रिया होगी तो बनाएगा आपका क्लोरीटोन। क्या बनाएगा? क्लोरीटोन को बनाएगा। OH यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे Cl3 बनेगा। इसमें हम कहेंगे क्लोरीटोन, ये चीज कहेंगे। तो ध्यान से देखिए एक बार। कहोगे जब हम एसीटोन को क्लोरोफार्म से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अथवा क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तब बनती है क्या? क्लोरीटोन बनेगी। अगला प्रश्न आता है कि क्या होता है जब क्लोरोफार्म चांदी से क्लोरोफार्म चांदी से क्रिया करती है। चांदी से क्रिया करती है। तो देखिए यहाँ पे है क्लोरोफार्म। यहाँ पे क्या है? C6, पहले लिख दें हम क्लोरोफार्म सूत्र। यहाँ पे CHCl3 प्लस 6Ag। अब 6Ag आ गया है तो यहाँ पे आपको 6 से गुणा करना पड़ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कितने बार है? 6, तो यहाँ पे 3 बार कर देंगे आप। यहाँ पे 6 बार है, यहाँ पे 3 गुना 6, मतलब बैलेंस इसकी सही रहे। पुनः ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 मतलब Ag 6 बार है तो यहाँ पे आपने क्या किया? जो क्लोरोफार्म लिया उसको 3 से गुणा कर दिया। तो ये बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा? आपका एथाइन बन जाएगा। और कई बार बनेगा? यहाँ पे देखिए कार्बन कितनी बार है? यहाँ पे कार्बन आपका है 3 बार। तो यहाँ पे आप 3 से यहाँ पे गुणा कर दोगे। उसके बाद देखिए क्या बनेगा? 6AgCl। क्या बनेगा? प्लस 6AgCl। तो अगर प्रश्न आए क्या होता है जब क्लोरोफार्म सिल्वर से या चांदी से क्रिया करता है, तो आप उत्तर बता देना कि जब क्लोरोफार्म चांदी से क्रिया करेगा तो एथाइन बनाएगा 3 अणु और 6AgCl बाहर चला जाएगा। आपने इसको देख लिया। अगला प्रश्न क्लोरोफार्म से संबंधित है। आइए हम उसको भी देखते हैं कि क्लोरोफार्म HCN से क्रिया करता है। जब क्लोरोफार्म की क्रिया HCN से होगी तो क्या बनाएगा? तो देखिए यह है क्लोरोफार्म, ये है आपका क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस HCN। ये बनाएगा आपका ये बनेगा कार्बनिक यौगिक डाइक्लोरोमेथिल साइनाइड और HCl बाहर चला जाएगा। अब देखिए अगला क्या है जो परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है एसीटोन की क्रिया HCN से होती है। एसीटोन मतलब CH3CO HCN। अब ये बनाएगा CH3OHCN। तो इसका नाम होगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन इसका नाम है। तो जब हमने एसीटोन को HCN से क्रिया कराया तब ये बन गया एसीटोन साइनोहाइड्रिन। उसी प्रकार ये फार्मिक अम्ल को हम, प्रश्न ये है फार्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन से क्रिया कराने पर क्या बनेगा? तो किसको? फार्मिक अम्ल मतलब HCOOH और फेहलिंग विलयन है आपका CuO। यहाँ पे ये 2 बार रहेगा। तो प्रश्न यही है आपका कि फार्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा CO2 H2O और H2O
और क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, ये चीज बनेगा। अगला प्रश्न है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को, इसको लिखना ही पड़ेगा, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को किससे क्रिया कराएंगे? प्रोपेनॉन से क्रिया कराते हैं। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रोपेनॉन से क्रिया कराते हैं और बाद में जो उत्पाद बनता है उसका जल अपघटन करते हैं। तो क्या बनेगा? देखिए ये है, पहले लिखेंगे हम प्रोपेनॉन का सूत्र CH3, ये है प्रोपेनॉन। अब हम क्रिया कराएंगे मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मध्यवर्ती यौगिक बना लेगा CH3, उसके बाद यहाँ पे CH3 लग जाएगा, OMgCl हो जाएगा। अब ये मध्यवर्ती बना है, इसको हम जल से क्रिया करा देंगे। जब जल से क्रिया करा देंगे तो ये इतना अलग हो जाएगा और देखिए बनाएगा क्या, CH3OH प्लस MgOHCl, ये बना लिया, मतलब ये प्रोपिल अल्कोहल को बना लिया। तो प्रश्न आपके सामने ये क्या रहा? प्रश्न है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की क्रिया प्रोपेनॉन से होती है। तो प्रोपेनॉन को हमने पहले लिख दिया, फिर लिख दिया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को जब हमने क्रिया कराया तो ये बना आपका मध्यवर्ती यौगिक, और मध्यवर्ती यौगिक में हमने जल को मिलाया तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका तृतीयक अल्कोहल, और बन गया आपका जो उत्पाद के रूप में और बाहर निकला है उसका है नाम हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इसका नाम है। अब आइए हम देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, करते हैं तो क्या होता है? तो देखिए एसिटिक अम्ल ये है आपका, और यहाँ पे क्लोरीन गैस को हम प्रवाहित करेंगे Cl2। अब होगा क्या आपका, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास एसिटिक अम्ल लिख दिया हमने और यहाँ पे हम क्लोरीन गैस, लेकिन यहाँ पे हम क्लोरीन गैस के कितने अणु को लेंगे? यहाँ पे 3 अणु को लेंगे। एक बात का खास ध्यान देना, अणु और परमाणु में अंतर होता है। ये जो HNO इस प्रकार के लिखे गए होते हैं तत्व, इसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। और यही जब 2 H आपस में जुड़ेगा तो अणु बनाएगा, फिर N और N आपस में जुड़ेगा तो अणु बनाएगा, O और O आपस में जुड़ेगा तो अणु बनाएगा। तो ये चीज है अणु। आप कहोगे अणु क्या होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है। और परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का या यौगिक का सबसे छोटा भाग है जो बिना अपघटित हुए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और यह निश्चित अनिश्चित क्रम में मिला रहता है। तो परमाणु मतलब ये जो स्वतंत्र रूप में होते हैं ये परमाणु होते हैं, और जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। प्रश्न आता है यौगिक क्या है? तो यौगिक का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक अणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो किसका निर्माण होगा? यौगिक का निर्माण होता है। तो मेरे दोस्त ये छोटी बात थी, हमने समझ लिया। आइए हम चलते हैं रिएक्शन पर। तो यहाँ पे होगा क्या? ये बनेगा आपका CCl3, ये बना लेगा आपका, और C OH, फिर 3HCl बाहर चला जाएगा। मतलब यहाँ पे Cl 3 बार है, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल इसका नाम है। तो कहोगे जब हम एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो बनता है आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, और साथ ही साथ HCl बाहर चला जाता है। अगला प्रश्न है ईथर अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया करता है, ईथर अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया करता है। तो देखिए ये है CH3,
CH2O CH2 CH3, ये है ईथर। जब क्रिया कराओगे क्लोरीन से तो ये बनाएगा मोनोक्लोरो ईथर, मोनोक्लोरो ईथर, मोनोक्लोरो ईथर, ये बना लिया मोनोक्लोरो ईथर। और फिर से इसे हम जल से क्रिया कराएंगे, फिर से इसे हम जल से क्रिया कराएंगे। जो उत्पाद हमें बना हुआ है, जो उत्पाद यहाँ पे बना हुआ है, इसे पुनः हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, सॉरी, तो बनाएगा आपका डाइक्लोरो ईथर। क्या बनाएगा? डाइक्लोरो ईथर। और यहाँ पे H जोड़ देंगे, ClHCH3। अब पहले बात को समझिए क्लियर, एकदम साफ। आप कहोगे ये हमारे पास है डाई एथिल ईथर, क्लोरीन से क्रिया कराया गया तो बन गया आपका मोनोक्लोरो ईथर। मोनोक्लोरो ईथर को फिर से हमने क्लोरीन से क्रिया कराया अर्थात Cl2 से क्रिया कराया तो बन गया डाइक्लोरो ईथर। क्या बन गया? डाइक्लोरो ईथर बन गया। अब आइए हम अगला देखते हैं कि अगली अपक्रिया कौन सी है। तो अगली अपक्रिया है एसिटल्डिहाइड की क्रिया टायलन अभिकर्मक से होती है। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड की क्रिया टायलन अभिकर्मक से होती है। एसिटल्डिहाइड की क्रिया टायलन अभिकर्मक से होगी। तो आइए हम इसको समझते हैं। एसिटल्डिहाइड का सूत्र है CH3CHO, टायलन अभिकर्मक है Ag2O। जब क्रिया करेगा तो ये बनाएगा एसिटिक अम्ल। क्या बनाएगा? एसिटिक अम्ल प्लस अवक्षेप के रूप में, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से निकल के जाएगा यहाँ पर और 2Ag बनेगा, मतलब ये रजत दर्पण है। 2Ag जो है वो अवक्षेप के रूप में जम जाएगा। 2Ag को हम रजत दर्पण के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न को सुनिए, जब आप एसिटल्डिहाइड को टायलन अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ये बनाएगा एसिटिक अम्ल, साथ ही साथ रजत दर्पण का निर्माण होता है। इस प्रश्न को भी हमने देख लिया। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है फार्मिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं। तो देखिए फार्मिक अम्ल क्या है? HCOO, H है सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। अब ये बना क्या लेगा? यहाँ पर ये बना लेगा आपका H2O प्लस CO2 गैस। तो जब हम फार्मिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है CO2 और H2O को बना लेता है। तो हमने इसको देखा। आइए हम एक दो अपक्रियाओं को और देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो का समापन करेंगे। अगला प्रश्न है एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किसकी? एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहलिक के OH से होती है। तो प्रश्न है आपका कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होती है। तो एथिल ब्रोमाइड सूत्र क्या है? C2H5Br प्लस KOH। अब ये जब क्रिया करेगा तो बनाएगा आपका C2H4 प्लस KBr प्लस यहाँ बनाएगा क्या आपका HOH। तो कहोगे आप हिंदी में इसकी परिभाषा कि जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तब बनता है आपका क्या? एथीन गैस बनती है, पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है और जल बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के
साथ क्रिया कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो प्रश्न है क्या होता है जब फिनाल को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं? तो आप कहोगे कि जब फिनाल नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, पहले बनाएंगे हम फिनाल, ये है फिनाल, और जब फिनाल नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है मतलब ये तो बनाएगा आपका पिकरिक अम्ल। क्या बनाएगा? पिकरिक अम्ल बनाएगा, NO2 पिकरिक अम्ल बनाएगा। साथ ही साथ पानी का H2 मतलब 3 अणु बाहर जाएंगे। तो फिर सुन लीजिएगा, जब फिनाल नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो पिकरिक अम्ल बनाएगा। ये जो बना है इसका नाम है पिकरिक अम्ल। ये हो गया। फिर अगला प्रश्न है कि टायलोन को, किसको? टायलोन को HNO3 से क्रिया कराते हैं। तो देखिए टायलोन क्या है? टायलोन का मतलब होता है ये बेंजीन के ऊपर CH3 रहेगा, तो ये हो गया टायलोन, और 3OH NO2 मतलब ये है नाइट्रिक अम्ल। अब ये बनाएगा आपका, ये क्या बनाएगा आपका? TNT मतलब ट्राई नाइट्रो टायलोन बनाएगा, ट्राई नाइट्रो टायलोन बना लेगा ये, और उसके बाद पानी का 3 अणु बाहर जाएगा। अगला प्रश्न है क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या होता है? क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या होता है? तो देखिए ये है 2CHCl3 प्लस क्या होगा यहाँ पे O2 बन जाएगा 2COCl2 प्लस 2HCl, ये बनेगा। तो देखिए इस बात को समझिए, जब हम क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्लोरोफार्म ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन नमक गैस बनाती है, जिससे हम कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलता है। तो मेरे दोस्त आखिरी रिएक्शन था, हमने इसको देखा। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे या अगले भाग में पढ़ेंगे।